अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। माहीगीर की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है जो कि अगर कराची की स्पेशली बात की जाए तो वो माहीगीरी के शोबे से वाबस्ता है। यानी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में कराची में आपको मुख्तलिफ जेटीज़ नज़र आती हैं, पूरे सिंध में आपको जेटीज़ नज़र आती हैं। बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोग यहाँ से जाते हैं और अगर इस साहिली पट्टी की बात की जाए तो ये 990 किलोमीटर तक जो है वो फैली हुई है। अगर हम इस शोबे की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर ना सही अगर हम पाकिस्तान की सालाना आमदनी का अंदाज़ा लगाते हैं तो वो तकरीबन 20 करोड़ डॉलर बनता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में हम देखें तो पाकिस्तान से बाहर 30 ममालिक हैं जहाँ पर जो है ये बहुत बड़ी तादाद में हम अपनी मछली को जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, जिनमें चाइना भी शामिल है, जिनमें थाईलैंड भी शामिल है। अब सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी तादाद में जो है वो जब मछली एक्सपोर्ट की जा रही है सालाना की बुनियाद पर, हम इतना पैसा जो है वो हमारे कौमी ख़जाने में डल रहा है और बहुत बड़ा किरदार ये हमारी GDP में भी अदा करता है। बहुत एक आप ये कह लें कि एक ऐसा सेक्टर है ये जो कि आपको ना सिर्फ अभी फ़ायदा दे रहा है बल्कि आगे चलकर ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। लेकिन वजह क्या है? वजह ये है कि माहीगीरों के जो मसाइल हैं, माहीगीर जिन चीज़ों की वजह से परेशान है उन चीज़ों को जो है वो उस तरीके से उसकी टेक केयर नहीं की जा रही, उनको केटर नहीं किया जा रहा कि वो मसाइल जो हैं वो हल किए जा सकें। क्योंकि अगर आप देखें तो ये कराची के मुख्तलिफ साहिली इलाकों की जानिब साहिली एक पट्टी है जहाँ पर जो है ये लोग रहते हैं, अपनी तमाम तर ज़िंदगी गुजारते हैं। 6-6 महीने, साल के लिए, 2-2 महीनों के लिए जो कश्तियाँ हैं अपनी बड़ी बड़ी ये साहिल समंदर में उतारते हैं और वहाँ से जो है ये मछलियाँ लेकर आते हैं पकड़ कर और उसके बाद उसको जो है वो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि बहुत बड़ी अगर ये हमारी लाइफ स्टॉक की इंडस्ट्री है, फिशरीज़ की इंडस्ट्री है, तो इस पर काम क्यों नहीं हो रहा? इसके जो मसाइल हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जो हमारी बॉर्डर लाइन, जो हमारी रेड लाइन है, समुंदरी हदूद है हमारी, वो अक्सर ऐसा होता है कि तूफ़ान के बाइस या साइक्लोन के बाइस या मौसम की ख़राबी के बाइस जो है वो हमारी कश्ती जो है वो लाइन पार करके दूसरे मुल्क यानी कि कभी इंडिया चली जाती है और वहाँ से जो है वो माहीगीर फिर कभी हम देखते हैं कि उनकी लाशें वहाँ से आती हैं, कभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पर जो है वो जुल्म की चक्की में पिसते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार को अपना किरदार उस तरीके से अदा करना होगा क्योंकि माहीगीरों की एक बहुत बड़ी तादाद है और अगर ये आपको इतना बड़ा रेवेन्यू लाकर दे रहे हैं तो इनके भी कुछ मसाइल हैं जो कि हल होने चाहिए। क्या मसाइल हैं, किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से कश्ती 2-2, 6-6 महीने अंदर समंदर के अंदर रहती है, सब कुछ देखेंगे आप आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करें। मैं इस वक्त कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में मौजूद हूँ और जैसा कि मेरे पीछे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर आपको तमाम तर कश्तियाँ नज़र आएंगी। ये वो कश्तियाँ हैं जो छोटी छोटी जेटीज़ बनाई गई हैं जहाँ से कश्तियाँ या लॉन्चेस जो हैं वो मूव करती हैं समंदर के अंदर और जाकर जो है वो मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं। तो यहाँ पर जो मछिरे मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है। कितनी कश्तियाँ हैं आपकी? दो कश्तियाँ। बताएं कश्तियों पे कितना खर्चा आता है, कैसे, क्या खुद बनाते हैं, लेते हैं, खरीदते हैं? खरीदते हैं, बनाने वाले तो वाडे होते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं। ये खरीदी थी हमने 24 लाख की, वो खरीदी हमने 15 लाख की रोटी। 15 लाख की? हाँ। अच्छा, तो ये कितनी दफा आप लोग समंदर के अंदर जाते हैं मछलियाँ? ये रोज जाते हैं, रोज आते हैं, रोज सुबह जाके वापस आ जाते हैं। छोटी वाली, बाकी जो ये बड़ी वाली हैं 2-2, 3-3 दिन के लिए जाते हैं, उससे बड़ी वाली जो महीने के लिए भी जाती हैं। ये वाले महीने होते हैं, इनमें क्या मछली ज्यादा मिलती है? नहीं होती, क्योंकि हमने सुना है कि इस वक्त समुद्र जो है वो जरा चढ़ा हुआ होता है। इसमें ये बड़ी कश्तियाँ बंद हो जाती हैं, पानी थोड़ा तेज हो जाता है ना, तो अभी ये छोटी छोटी कश्तियाँ नजदीक जाती हैं, रोज अपना गुजारा कर 1000-1500 रुपये दिहाड़ी लेके आते हैं अपनी। मछलियाँ मिल जाती हैं? मछलियाँ मिल जाती हैं नजदीक से। तो क्या क्या मिलता है मछलियों के अलावा? ये बस झींगा होता है, मछली होता है, और क्या होता है समुद्र में, यही चीजें। अच्छा, मुझे बताएं मसाइल क्या क्या आते हैं आप लोगों को? मसाइल तो अल्लाह का शुक्र है कोई नहीं है, बस अल्लाह पाक रोजी दे रहे हैं, चल रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है लाड़े में आ जाती है, मछली नहीं मिलती है, फिर अल्लाह से अगले दिन दे देता है। इस तरह चल रहे हैं, अल्लाह चला रहा है। क्या क्या मसाइल जो हैं उनका सामना आप लोगों को करना पड़ता है? बेटा ये देखो, वक्त गुजारने वाली बात है, ठीक है। अब जो इस वक्त चल रहा है, सीजन है, ठीक है ना, सीराफ लगा हुआ है, ठीक है, अभी समुद्र का, ठीक है। तो बस ये है कि बस आपके सामने है, गवर्नमेंट ने 2 महीने की पाबंदी लगाया हुआ है, ठीक है ना। उसमें जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को मुश्किलात आती है, ठीक है ना। अभी आंधी तूफानी में जो भी है वो तो बेचारे पेट के लिए तो जाने पड़ेंगे लोगों को, क्योंकि पीछे बच्चे हैं, ठीक है। और रह गई बात ये, बस अल्लाह है, अल्लाह किसी को नहीं छोड़ने वाला है ना, ठीक है ना। अब डीजल इतना महंगा है, हमारी जो मछली है या जिस तरीके से वो हमें कोई रेट नहीं मिल रहा है, बस यही है। आप
आप हमें वादा दे दो, कल रेट दिलवा दो 1500 2000 का, तो हम हाथ में हाथ दो भाई, मीडिया वालों को साथ दो। अच्छा मुझे बताएं, जैसे आपने बताया कि डीजल महंगा हो गया है, वो रेट नहीं मिल रहा, इसके अलावा जब मसाइल आते हैं आपको, जब आप लोग निकले हुए होते हैं समुद्रों में, बड़े जहाज होते हैं, बड़ी कश्तियां होती हम हैं, आगे जाके फंस जाते हैं। हाथ पे हाथ रख के हम जो ना घर छोड़ के जाते हैं, पता है आपको। अब इस जो सीजन चल रहा है, ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट को पता है हर साल जो ना 2 महीने की पाबंदी लगा रहा है, तो इतनी जाहिल नहीं है, इनको पता है कि समुद्र तेज हो रहा है, ठीक है, इसके वजह से बस छोटी कश्ती है, यहाँ हम लोग गुजार बसर कर रहे हैं। नहीं तो अब जैसे 2 महीने की पाबंदी लगी हुई है, उसके बावजूद आप लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि जो 2 महीने होते हैं इसमें कहते हैं कि समुद्र थोड़ा रफ हुआ होता है, तो तूफान का खतरा होता बेटा है। ये भी बात आपकी ये है कि पीछे घर भी तो है, हमारे यहाँ कोई सहूलत नहीं है ना, फिशरमैन सोसाइटी है, इसके तरफ से भी हमें कोई भी रिलेशन नहीं है, जो हमारी फिशरमैन नहीं है ना, फिशरमैन माइगर है जो सोसाइटी है, आज से 50 साल हो गए उसको, कोई सहूलत नहीं दी हमारे ग्रुप। तो एक दिन में कितनी मछलियाँ मिलती हैं? पता नहीं, कभी मना मछली सही मिलती है, कभी नहीं मिलती है, कभी खर्चा भी गिच्ची में होता है। हाँ। तो अगर मछलियाँ पकड़ कर लाते हो, यहाँ आकर बेचते हो, तो कितनी दिहाड़ी होती है? मछली पकड़ने की 1000, 2000, 5000, 7000, जो भी रोजी मिलेगा उतना पैसा मिलेगा। तो मसाइल क्या क्या आते हैं जब समुद्र पे उतरते हो? समुद्र में जब समुद्र में जाते हो कश्ती में, तो क्या क्या मसले होते हैं? जब तूफान आ जाता है या लहरें तेज हो जाती हैं, तब क्या करते हो, कैसे संभालते हो कश्ती को? तूफान जो आ रहा है आगे पता होगा तो नर में नम किया जाए, नहीं तो वो जो मुकदर में नसीब हो गया। ठीक है, मतलब अल्लाह के सहारे छोड़ा हुआ है। अल्लाह के सहारे छोड़ा हुआ है। जितनी बड़ी इंडस्ट्री आप देख रहे हो ना, ये सारा मतलब खसारे में हम लोग। अगर जब एक कश्ती जाती है और वो कहते हैं कि मतलब सुबह जाके शाम में आती है, शाम में जाके सुबह आती है, कितना डीजल चाहिए होता है? उनको तकरीबन 30 से 40 लीटर डीजल चाहिए होता है, और इतना ही उनको मिलता है बाहर से माल। बकाया जो राशन हो गया, जो मजदूर हो, वो सारे ऐसे ही जाते हैं। यहाँ पर तो बहुत से मसाइल हैं, आपको क्या गिनाएं। बताइएगा कुछ मसाइल। मसलन ये है कि एक कश्ती में जाते हैं 20 से 30 बंदे, 1 महीना बाहर निकालते हैं, 40 लाख 50 लाख खर्चा करके जाते हैं, और वापसी आते हैं इससे भी कम मतलब के होता है माल। बाहर रेट नहीं है हम लोग का, कोई पूछने वाला ही नहीं है इस इंडस्ट्री को। तो ये जो आप लोगों की फिशरमैन एसोसिएशन बनी हुई है, वो सिर्फ नाम की है, वो सिर्फ अपने डब्बे भरती हैं और चली जाती हैं। जितनी भी हैं, ये हमसे टैक्स लेते हैं इसका। कितना टैक्स देते हैं आप लोग? टैक्स तो माल के ऊपर है, जितना माल आएगा इतना टैक्स है। वो एक मतलब मखसूस नहीं है कि भाई 20 रुपये या 30 रुपये, हर माल के ऊपर अपना टैक्स लेते हैं लोग। अच्छा, यहाँ पर जो लोग हैं जिनकी अपनी ये तमाम तर कश्तियाँ हैं, तो उनको प्रॉफिट नहीं होता है? क्योंकि समुद्र में तो बेतहाशा चीज़ें मछलियाँ होती हैं। पिछले साल जैसा आपने देखा था, कुछ लांचियों को यहाँ पर गोल्ड फिश भी लगी थी, वो चंद आटे में नमक के बराबर समझो। जो डीजल अगर हमें कम पेशी पे मिलेगा तो अल्लाह करेगा तो ये इंडस्ट्री चलेगी। डीजल के अलावा बहुत से इशू हैं, सिर्फ डीजल नहीं है। जैसे बर्फ़ हो गया, आइस हम लोग लेके जाते हैं, वो 1 महीने का स्टॉक लेके जाते हैं, फिर वापसी आते हैं, तो मतलब वो हर अभी क्या गिनाऊं मैं आपको, इतने हैं जो हम मतलब के हिसाब कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो ये मसाइल मुझे बताएं कि इतने मसाइल हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, कुछ हल हुए हैं? नहीं, या बढ़े ही हैं मसाइल? बहुत बढ़ गए हैं माशाल्लाह। यहाँ पर इंडस्ट्री उल्टा बढ़ रही है, पर लॉस में ही जा रही है। ठीक है जी, आप बताएं आप क्या करते हैं? मैं बाहर जाता हूँ समुद्र में जाते हैं आप? तो आप तो ड्राइवर हैं, आप जरा बताएं, जब कश्ती समुद्र में तूफान आता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि अक्सर हम न्यूज़ देखते हैं कि रेड लाइन क्रॉस हो जाती है, समुद्री हदूद को क्रॉस कर लेते हैं आप लोग, तो वो कैसे होता है, क्या प्रोसेस है वो? अगर तूफान आ जाए तो कैसे कश्ती को रोकते हैं? बस पता चलता है हम लोग को, तो हम लोग ये लेके जाते हैं, तो अपना फिर जान बचाने के हिसाब से फिर हम लोग वापसी आ जाते हैं। तो फिर हमें कुछ नेवी है जो हम लोग को मतलब कि बाहर से लेके आ सकती है, बाकी किसी माए के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ वही है जो हम लोग को मतलब एक बॉर्डर पानी में कोई लकीर नहीं है कि ये हम इंडिया में घुस गए या पाकिस्तान में आ गए। उधर एक बस नेविगेटर हम लोग का सिस्टम है, उसमें पता चलता है कि हम लोग भाई किसी और मुल्क में चले गए। बाकी हमें नेवी है जो हम लोग को क्रॉस करवाती है या बचाने के लिए, वही आएगी। बाकी कोई और अपनी मदद आपके तहत जो भी अपनी मदद हम खुद मतलब आ सकते हैं, या नेवी पाकिस्तान नेवी आएगी वो ही आएगी, बाकी और किसी का काम नहीं। अच्छा मुझे बताएं, ये जब आप कश्ती जो डूबने के केसेस सामने आते हैं, वो आपको क्या लगता है कि उसकी वजह क्या होती है, क्यों कश्तियाँ डूबती हैं? वो ऐसे डूबती है कि समुद्र तेज हो जाता है, समझो कश्तियाँ भी पुरानी होती है तो पानी आ जाता है, तो उसकी वजह से डूब जाती है।
डूबने की वजह है आप भी मुझे बताएं, जो कश्तियाँ बनती हैं या कश्तियाँ आप लोग खरीदते हैं, इन कश्तियों की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ठीक होती है, इसकी वजह से तो कोई मसला नहीं होता? नहीं, इनकी वजह से कोई मसला नहीं होता। समुद्र तेज होता है तो तभी होती है, डूबती है। बड़े बड़े शिप भी डूब जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ जो है वो आम आवाम से बात करके, स्पेशली मछेरों से बात करके उनकी राय जान रहे हैं, क्योंकि जितनी बड़ी ये इंडस्ट्री है, जितना ज़्यादा अगर हम देखें तो 30 से ज़्यादा ममालिक हैं जहाँ पर जो है पाकिस्तान की ये जो मछली है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, और उसके बावजूद भी जो मसाइल हैं वो बहुत बेसिक हैं। वही डीजल का मसला है, वही आप कह लेंगे छोटे छोटे मसाइल हैं कि उस तरीके से उनको केटर नहीं किया जाता गवर्नमेंट की जानिब से, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान भी नज़र आ रहे हैं। और अगर आप महीना 6-6 महीना समंदर के अंदर रहते हैं जाकर, तो फिर जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप अपनी फैमिली से भी दूर हैं, अपनी जान भी आपने जो है वो जोखिम में डाली हुई है, लेकिन जो एंड रिजल्ट मिल रहा है आपको वो उनके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। मज़ीद ज़रा आगे बढ़कर चंद और मछेरों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मसाइल हैं और किस तरीके से वो इन मसाइल का हल चाहते हैं। मैं इस वक्त जो है वो एक कश्ती के अंदर मौजूद हूँ, और ये जो कश्ती है, क्योंकि कश्तियों के भी डिफरेंट साइजेस हैं, कुछ कश्तियाँ जो छोटी कश्तियाँ होती हैं वो जब समंदर में उतरती हैं तो वो एक दिन के लिए सुबह गई, शाम में वापस आ गई, शाम में गई, सुबह वापस आ गई, और वो करीब करीब में ही रहती हैं। उससे जो बड़ी हैं वो हफ्ते के लिए जाती हैं। जो उससे बड़ी कश्ती का साइज़ होता है, जो बड़े जहाज़ जिनको हम कहते हैं, वो जो है वो महीने 6-6 महीनों के लिए जो है वो समंदर के अंदर जा रहे होते हैं और वहाँ से जो है वो मछलियाँ पकड़ कर ला रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी कश्ती है। यहाँ पर जानते हैं कि 6-6 महीने, महीना किस तरीके से लोग समंदर के अंदर सर्वाइव करते हैं। तो जिनकी कश्ती है, ये ज़रा उनसे बात करते हैं। अच्छा, कितना अर्सा हो गया अंकल आपको काम करते हुए? ये मेरे को 3-4 साल हो गए, मैं काम कर रहा हूँ यहाँ। 3-4 साल हो गए। अच्छा, ये वाली जो कश्ती है ये कितने दिन तक जो है वो समंदर के अंदर रहती है? 2 महीने करती है। 2 महीने रहती है। है। दिखाए ना हमें कि आप लोग 2 महीने किस तरीके से यहाँ पर रहते हैं, किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। ये जो है अपना ये सोने का जगह है, ये वाली दिखाए बंद ना। है। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप लोग 2-2 महीने जाते हैं तो ये सोना, खाना पीना, ये सब आप कहाँ करते हैं? ये कौन सी जगह है? ये सोने की जगह, ये भंडार, इसको यानी कि बॉर्डर बोलते हैं इसको। बॉर्डर बोलते हैं? हाँ, तो ये दिखाए ना, हमें भी पता चले किस तरीके से रहते हैं हम। अभी अंधेरा है, अंदर लाइट भी नहीं है। अभी सुबह को आ जाते तो लाइट भी जला लेते। अच्छा, अंदर लाइट वगैरह मौजूद है? मौजूद है, हाँ। तो यहाँ पर कितने लोग जो है वो रहते हैं? ये यहाँ पर यानी 15 से 20 आदमी यानी कि सो जाते हैं। 15 से 20 आदमी। तो यहाँ पर जो है वो कितने दिन के लिए, मतलब जो है वो आप लोग अगर सो रहे हो 15-20 लोग, तो कश्ती में बाकी लोग भी मौजूद होते हैं? बारी बारी आप लोग सोते हैं? सोते हैं, हाँ। एक तो काम करते हैं, दूसरे सोते हैं। पर वो औरतें हैं वो काम करते हैं, और जो काम कर रहे होते हैं वो सोते हैं, बारी बारी यानी सोते हैं। ठीक है जी, ये वो जगह है कश्ती के अंदर जहाँ जब कश्तियाँ 3-3 महीने 6-6 महीने तक जो है वो समंदर के अंदर होती हैं, तो यहाँ पर जो है वो ये लोग आराम कर रहे होते हैं। और इसके साथ ही साथ हमने अक्सर देखा भी है कि जब भी समंदर में, अगर आपने कुछ वीडियोस वगैरह देखी हो तो आपको पता होगा कि जब ये 2-2 महीने के लिए, 6-6 महीने के लिए समंदर के अंदर होते हैं, तो ये लोग खाना अपना जो है वो कश्तियों के अंदर ही बना रहे होते हैं, यहीं पर खा रहे होते हैं। तो वो जो इनका किचन वाला प्रोसेस है वो भी ज़रा देख लेते हैं। किचन किधर है आपका? यहाँ पर गैस आप लोग क्या सिलेंडर वगैरह होता है? जी हाँ, सिलेंडर वहाँ रखते हैं, और यहाँ पर यानी कि लाइन लगा के यहाँ सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। खाने यानी कि बर्तनों की यानी कि ये बनी हुई है। यहाँ पर जो है वो बर्तन है, बर्तन लगे हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है वो तमाम तर बर्तन होते हैं। ये इनका किचन की जगह है जहाँ पर लोग खाना वाना बना रहे होते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये जब समुंदर में जब आप आते हैं तो समुंदर पर में तो हवाएं बड़ी तेज़ होती हैं, तो ये खाना बनाना मुश्किल नहीं होता? नहीं, मुश्किल नहीं होता है, वो बना लेते हैं खाना, आसानी से बना लेते हैं। आसानी से बना लेते हैं, क्योंकि उनका यानी कि आदत है ना बनाना, उनका यानी कि तजर्बा हो जाता है, वो बना लेते हैं सब। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब कोई समुद्री तूफान का खदशा हो तो किस तरीके से पता चलता है आप लोगों को कि तूफान जो है वो आने वाला है? या हवा के जरिए से मालूम हो जाता है, या वीसीएम के जरिए से मालूम हो जाता है। हम लोग के यहाँ वीसीएम लगा हुआ है। कहाँ है वीसीएम? दिखाएं। वीसीएम वो निकाल के ले गए हैं, लेकिन ये एरियल लगा हुआ है देखो वीसीएम का। ये ऊपर जो एरियल लगे हुए हैं ना, ये वीसीएम के, उसमें अच्छा। यानी कि नेवी वाले या हुकूमत के आदमी हम लोग को बाहर इत्तला कर देते हैं कि भाई हवा आने वाली है, तूफान आने वाला है। तो वो लोग हम लोग यानी कि वापस भाग आते हैं, यहाँ पर वापस आप लोग आ जाते हैं? हाँ। अच्छा, अगर आप कहीं भी हो तो कितना टाइम लगता है वापस आने में? यानी कि हम लोग को आने में 4-5 घंटे लग जाते हैं, यानी कि 4-5 घंटे लग जाते हैं। ये क्या है? ये यानी कि जो बड़ा होता है ना, वो नाखवा जो होता है उसकी बैठने की जगह वो।
अच्छा ठीक है जी। और तो कितनी मछलियाँ आप लोग पकड़ लेते हैं अगर 2 महीने के लिए ये आप लोग समुद्र में जाते हैं तो कितनी मछलियाँ पकड़ लेंगे? तो कम से कम यानी कि 1 करोड़ की तो होगी मछली। 1 करोड़ की जी, मछली, 1 वाह। करोड़ की। तो कितना आप लोगों का वैसे कितना खर्चा आता है? हम लोग को 25-30 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। 25-30 लाख रुपए का आप लोगों का अपना खर्चा होता है। तो किस तरीके से फिर आप लोग जो है वो मैनेज करते हैं, तकसीम किस तरीके से करता है? तकसीम करते हैं इस तरीके से, जो यानी कि 1 करोड़ का माल हो गया तो 25 लाख रुपया उसमें से निकल गया, बाकी 75 लाख रुपये बचे। 75 लाख में से आधा मालिक के पास चला गया और आधा यानी कि खलासियों के पास आ गया, आदमियों के पास आ गया। और उसमें से यानी कि ये लोग आधे में से यानी तकसीम करते हैं, वो जितना भी आवे, 20 आवे, 18 आवे, 19 आवे, 20 आवे, 22 आवे, कितना भी हज़ार आवे, उसी में से आएगा। ठीक है। तो ये जो ऊपर है ये क्या है, ये वाली जो जगह है? जाल रखने की जगह, ये जाल पड़े हुए हैं सारे, ये जाल रखने की जगह है। आदमी ऊपर भी सोते हैं, हाँ वहाँ भी नीचे भी सोते हैं, समझे ना। इसके अंदर भी सोते हैं और वहाँ भी अंदर भी सोते हैं। ये सोने की जगहें भी हैं इसमें, सारी बनी हुई है। ठीक है जी। ऊपर भी यानी कि सोने की जगह बनी हुई है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो हम ओवरऑल अगर बात करें इस कश्ती की जो कि बनती है, ये तकरीबन आती कितने की है? 15 लाख की ना, 15-20 लाख रुपए की कश्ती होती है। कम से कम अभी ये होगी तो 2-2.5 करोड़ की होगी। 2-2.5 करोड़ की है ये? हाँ, ये 2-2.5 करोड़ की है। वाह भाई, मछेरे बड़े अमीर हैं फिर तो। पाकिस्तान में माहीगीर बड़े अमीर हैं। अच्छा जी, यहाँ से जो है वो हम बात कर रहे हैं माहीगीरों की, तो क्यों हमने सोचा कि क्यों ना कश्ती में जाकर देखा जाए कि कश्ती में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, किस किस तरीके से ये लोग सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है उस शख्स की बैठने की जगह है जो कि इस कश्ती का बड़ा होता है, वो यहाँ पर बैठ रहा होता है। उसके साथ ही साथ आप अगर थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक और जगह मौजूद है जहाँ पर लोग सो रहे होते हैं या लोग आराम कर रहे होते हैं, जो भी माहीगीर जो है वो कश्ती के अंदर जा रहे होते हैं। इसके साथ ही आपको ऊपर जो ये बोर्ड नज़र आ रहा है और ये पूरा एक रॉड टाइप चीज़ नज़र आ रही है, ये यहाँ पर ECM लगता है, जहाँ से इनको जो है वो थ्रू नेवी बताया जाता है कि यहाँ पर अभी जो है वो तूफ़ान मौजूद है या तूफ़ान आने वाला है या कोई भी ऐसी हंगामी सूरत हाल होती है तो वहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें इनको यहाँ पर बताई जाती हैं। थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें तो इनके जितने भी जाल वगैरह होते हैं जिससे ये मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं वो ये ऊपर वाले फ्लोर पर होते हैं, वहाँ पर इनकी तमाम तर ये वाली चीज़ें पड़ी होती हैं। यहाँ पर इनका किचन मौजूद होता है कि किचन किस तरीके से मौजूद होगा, किस तरीके से खाना बनेगा, किस तरीके से ये लोग यहाँ पर आकर रहेंगे, खाएँगे। और साथ ही साथ फिर जब आप 6-6 महीने के लिए समंदर में होते हैं तो बड़ा ज़रूरी होता है कि आपने आराम भी करना होता है। तो वो बारियाँ लगी हुई होती हैं कि किस तरीके से जो है वो सोया जाएगा, और सोने के लिए जो है वो आपको नीचे बेसमेंट टाइप एक स्पेस जो है वो इन्होंने बनाई हुई है जहाँ पर ये लोग बारी बारी जो है वो सो रहे होते हैं। और इस तरीके से कश्तियों का जो है ये पूरा निज़ाम चलता है। और हम बात कर रहे थे इनसे, इनका कहना ये था कि अगर 2 महीने के लिए ये लोग समंदर में जाते हैं तो तकरीबन 1-1.5 करोड़ की मछली जो है ये पकड़ लेते हैं। और इस वक्त जिस कश्ती में मैं मौजूद हूँ इसकी अगर अभी की कीमत की बात करें तो ये कोई तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब जो है वो इसकी कीमत है, विच इज़ ग्रेट। और जो प्रोग्राम के शुरू में भी हम बात कर रहे थे कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, किस तरीके से जो है यहाँ पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और एक्सपोर्ट भी की जाती हैं और क्या प्रोसेस होता है, एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। लेकिन उसको जिस तरीके से तबाह किया जा रहा है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। इस वक्त बात करने के लिए इस तमाम तर सूरत हाल पर मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फिशरमैन फोक फोरम के चेयरमैन मेहरान अली शाह साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेहरान साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो तमाम तर चीज़ें हैं, हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर अगर हम सूरत हाल देखें तो एक बहुत बड़ी ये एक इंडस्ट्री है जहाँ पर जो है बहुत बड़ी तादाद में ये मछलियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ ममालिक में एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी इतने मसाइल से घिरी हुई आखिर क्यों है? पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और इतने जो अहम टॉपिक है फिशरमैन, जिनको आज तक जो है ना तमाम गवर्नमेंट ने, चाहे फेडरल हो या लोकल गवर्नमेंट हो, उन्होंने जो है ना उनको निगलेक्ट किया है। एक्चुअली हम वो लोग हैं जो सालाना 24 अरब रुपए से भी ज़्यादा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टैक्स भी दे रहे हैं, मतलब वी आर द टैक्स कंट्रीब्यूटर। लेकिन देखा जाए तो आज तक जो है ना हमें लेबर तस्लीम ही नहीं किया है, क्योंकि हम किसी लेबर में आ नहीं रहे। तो ये सारी वजूहत ये कि जब तक आप किसी सेक्टर के लोगों को अगर जब तक आप कानून में नहीं लाएंगे तो इस वजह जो जितने भी मसाइल होंगे वो हमें फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने जो पाकिस्तान फिशर फोक फोरम ने जो बुनियाद रखी थी 1998 में, वो 3 वजूहत पे रखी थी।
थी। एक तो ये डिटेन फिशरमैन का इश्यू चल रहा था, उसके लिए किसी ने कोई बात नहीं की। दूसरा जो हमारा जो मेन था वो उनको लेबर तस्लीम करवाना था। तीसरा ये हमारा जो था कि भाई ये जितने भी साइक्लोन ये इश्यूज़ आ रहे हैं उनको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, उनको काउंटर किया जाए या उनको फेस किया जाए, तो ये सारी वजूहात थी तो हमने ये रखे थे। तो इसी वजह से जो है हमारा तो स्ट्रगल चल रही है, लेकिन अब तक जो है ना हमारे चीज़ों पर जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। रीज़न जो है कि इतना बड़ा तबका जो लाखों टैक्स पे कर रहा है, गवर्नमेंट को भी दे रहा है और मछलियाँ भी पकड़ दूसरे ममालिक में इंपोर्ट भी हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है। इसके साथ साथ एक्वा कल्चर का कॉन्सेप्ट भी इन लोगों ने शुरू किया है, लेकिन जितने भी मसाइल आज तक जो हल नहीं हो रहे उसका रीज़न ही यही है कि आज तक जो है ना वो माहीगीरों को लेबर तस्लीम नहीं किया। रिसेंटली अभी ये हुआ कि हमारे यहाँ पर 2 किस्म के माहीगीर हैं, एक मीठे पानी के और खारे पानी के। अभी रीज़न जो इशू जो अभी जो क्रिएट हुआ है, जिसके लिए हमारी ऑलरेडी नजमी आलम साहब के साथ हमारी मीटिंग भी हो चुकी है और उन्होंने हमें 2 दिन दिए थे कि भाई हम आपको नोटिस जारी कर देंगे। अभी ये है कि हमारे जितने भी मीठे पानी की जो लेक्स है जिसको हम डंडे कहते हैं, वो एक हमें जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने एक लेटर हम ऑर्डर कर दिया था कि ये जितने भी जो 1209 जो लेक्स हैं सिंध की, उस पर कोई ठेकेदारी निज़ाम नहीं होगा। ठेकेदारी निज़ाम तो ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ के जो इन्फ्लुएंस जो वडेरे हैं उन्होंने फिर से कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है। तो अभी हमारे जो है वो सांगड़ का एक तालका है खिप्रो, वहाँ पर भी जो है ना वो माहीगीरों की जो कुदरती जो लेक्स हैं जो डंडे हैं उनके ऊपर कब्ज़ा किया गया है। लेकिन अभी तक जो है ना पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर जो है ना कोई जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं किया है, न इसके खिलाफ कोई जो एक्शन लिया। हमें बुलाया गया था, नजमी आलम साहब ने हमें स्पेशली बुलाया था और उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम आपको 2 दिन में नोटिस दे रहे हैं, क्योंकि कानून ने आपको वो राइट्स दिए हैं कि भाई ये फ्री है, फ्री जोन है, इसमें कोई किसी का कब्जा नहीं है, ये माहीगीरों की है, लेकिन अभी तक जो है ना वो नहीं किया है। अच्छा मेनन शाह, जैसे आप बता रहे हैं, अगर हम देखें तो मुझे बताएं कि कराची में तकरीबन कितनी छोटी जेटीज़ मौजूद हैं जहाँ से जो है वो मुख्तलिफ किस्म के माहीगीर जो है वो समंदर के अंदर जाकर मछलियाँ पकड़ते हैं, इसके बारे में कुछ पता है? हाँ बिल्कुल, देखो एक तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना वो अलोकेट की गई हैं, बनाई गई हैं, इस्टेब्लिश की गई हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पर हमारे क्योंकि जो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं देती, लेकिन देखें हैं तो इलीगल है कि भाई आप एक जगह है आप उसको जो है ना वहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ये जेटियास हमारे हक में भी आती हैं कि भाई यहाँ पर जो गवर्नमेंट एक जेटी बना देती हैं, अभी लाखों की तादाद में हमारी कश्तियाँ वो कहाँ खड़ी होगी। तो इस वजह से जो जितनी प्राइवेट जहाँ से मैं मुबारक वली से लेकर हमारा जो अगर आप लड़बस्ती तक अगर आप उसको रखें, क्योंकि हमारी 129 किलोमीटर की जो कराची की जो वैसे तो सिंध की 350 पे, लेकिन अगर इनको थोड़ा सा स्पेसिफाई करें तो वो 129 किलोमीटर, तो मेरे ख्याल से यहाँ से 15 से 20-25 जेटियाँ होंगी जहाँ पर ये इन लोगों का कारोबार होता है। अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ पर जैसे अगर हम देखें तो 2 महीने ऐसे होते हैं साल में जहाँ पर जो है वो पाबंदी लगाई जाती है समुद्र में जाने से, क्योंकि समुद्र जो है वो रफ़ हुआ होता है। तो ये जो 2 महीने हैं ये वही 2 महीने अभी चल रहे हैं, उसके बावजूद भी माहीगीर जो है वो समंदर में जा रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि एक पाबंदी जो सरकार हुकूमत की जानिब से लगाई गई है वो कुछ बेहतरी के लिए, किसी बेहतरी के लिए लगाई गई है, उसके बावजूद भी अगर लोग जा रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार फिर कौन है? उसका जिम्मेदार तो सिंध गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट है। देखिए एक चीज़ है, कैसे जिम्मेदार है? जब उन्होंने पाबंदी लगाई है उसके बावजूद भी अगर मैं जाती हूँ तो फिर मैं सरकार को तो नहीं कह सकती ना कि सरकार ने गलत किया है। देखिए रीज़न ये है कि 2 महीने जब आते हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा कि हम सालाना इतना टैक्स दे रहे हैं और रिटर्न में हमें ज़ीरो प्रॉफिट मिल रहा है। जब 2 महीने जब ये बैंड सीज़न आ जाते हैं तो अब इसकी हमारे जो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो डायरेक्टली उनके अंडर में आ रही है सिंध सरकार के अंदर में, तो 2 महीने का रिलीफ तो इनको देना चाहिए होता है ना, तो वो सिंध सरकार को देना होता है, फेडरल गवर्नमेंट को देना होता है, लेकिन वो नहीं दे रहे। अब आप अंदाज़ा लगाएं, आपके एक घर के अंदर 4 भाती हैं, 5 भाती हैं, वो 2 महीने कहाँ से खाएंगे? तो इस वजह से मैं समझता हूँ ये तो एक तो गलत है, क्योंकि ये सीज़न ये जहाँ पर उनकी ग्रोथ होती है मछलियों की, मैंग्रोव में उनकी ग्रोथ होती है, ये छोटी छोटी मछलियाँ बड़ी होती हैं, तो ये 2 महीने इसीलिए रखे गए हैं कि ताकि जो अगस्त का महीना शुरू हो जाए तो आपकी जो है ना वो अर्निंग और अच्छी हो जाए। लेकिन मजबूरन जो है ना वो माहीगीरों को जाना इसलिए पड़ता है क्योंकि उसमें गलती सिंध सरकार की है, फेडरल गवर्नमेंट की। अगर ये इन लोगों को अपॉर्चुनिटी अवेल करते, अब अंदाज़ा लगाएं, यहाँ पर आपने देखी होगी सिर्फ आप चश्मा गोड पे जाएँ तो 200 लांचें हैं, अगर इस जेटी पे आप देखें तो 300 होगी, अगर आगे जाके देखें तो 300, अगर
हज़ारों की तादाद में माहीगीर हैं, अगर उनको गवर्नमेंट रिलीफ नहीं देगी तो मजबूरन अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उनको समंदर में जाना पड़ता है। तो इस वजह से वो जाते हैं और मछली पकड़ते हैं। अच्छा मैडम, मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे आप बात कर रहे हैं, हमने देखा कि अभी पिछले ही दिनों पाबंदी भी लगी हमारी एक्सपोर्ट पर कि जो मछलियाँ भेजी जाती हैं, जो चीज़ें लाइफ स्टॉक की भेजी जाती हैं, उनमें कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई परेशानी थी। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये आप लोगों के काम को कितना मुतासर करता है? किस चीज़? अगर मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ पर हम एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पर जो है वो हम जो माल बेचते हैं वो माल उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होता, उसकी वजूहात क्या होती हैं? एक्चुअली ये होता है कि जो हम इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसमें एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि भाई आपके जो भी प्रोडक्ट है उसमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे चाइना की रिक्वायरमेंट है, मलेशिया की रिक्वायरमेंट है, थाईलैंड की रिक्वायरमेंट है कि बाबा आपका जो प्रोटीन है वो 65 या 70 से अबव होना चाहिए, तभी हम जाके लेंगे। तो यहाँ पर रीज़न ये होता है कि कभी कभी ये होता है कि कुछ हमारे पास जो है ना वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम जो माल पकड़ने जाते हैं तो अभी गवर्नमेंट को हमने कहा था कि भाई आप इनको कम्युनिकेशन इक्विपमेंट दे दें, और दूसरा है कि जो आइस बॉक्स होते हैं ताकि वो जो माल, क्योंकि 10 दिन 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं, तो वो जो मछली पकड़ के लाते हैं तो वो 10-15 दिन के अंदर वो कोई ख़राब भी हो जाती है। तो रीज़न ये होता है कि इनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर वो आइस बॉक्स होते, वो सारी चीज़ें होती, तो वो जो माल पकड़ रहे हैं वो साफ़ सुथरा जाके जो है ना वो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं है। तो इस वजह से ये नहीं है कि हर साल ऐसा ही होता है, कोई वो नहीं है कि हर साल, कभी कभार ये हो जाता है कि भाई माल ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से जो है ना वो पाकिस्तान ये नुकसान वैसे भी सिंध सरकार को ही जाता है, और पाकिस्तान सारे जो गुनाह हैं वो सरकार की झोली में डाल रहे हैं। देखिए, अगर एक इतना बड़ा तबका जिसको बेयार और मददगार रखा हुआ है, तो ये कि जो भी तो ये तकलीफ, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप भी तो चेयरमैन है ना? मैं चेयरमैन हूँ। एक हमारा एक फलाई इदारा है, ये एक मूवमेंट है, एक तहरीक है जो इनके राइट्स के लिए बात करती है। मतलब एक ब्रिज का किरदार तो अदा करते हैं ना। जो इश्यूज है, डिटेन फिशरमैन का इशू है, भाई कैदी माहीगीर है यहाँ। अगर आप मुझे बता दें कि किसी गवर्नमेंट ने, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून हो, पीटीआई हो, एमक्यू पाकिस्तान हो, क्या इन्होंने कोई ऐसा डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया है कि जो डिटेन फिशरमैन के इश्यूज जाके वहाँ पर रिजॉल्व करें? वो तो हम ही ब्रिज का किरदार अदा करते हैं कि भाई हमारी एक अलायंस बनी है वर्ल्ड फोरम फिशर पीपल की, वो लोग हमारे पास आते हैं, फिर वो हम जो उनके सीना से आगे शेयर करते हैं, उनकी वेरिफिकेशन होती है, तब जाके जो है ना वो इनको हम जो रिलीज़ भी तब होते हैं जब हम मजबूरन हमें रोड पे आना पड़ता है। तो हम ये ब्रिज का किरदार जो है ना वो अदा करें, क्योंकि अगर मैं सरकार होता या फेडरल गवर्नमेंट होता तो फिर मैं कहता कि भाई हम लोग कुछ नहीं करें। अगर हम होते तो हम अक्सर करते हैं। 1998 से लेकर अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो यकीनन तो हम इनके राइट्स के लिए बात करें, तो हम चाहेंगे कि जो इनके राइट्स हैं वो उनको मिले। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मेहरान शाह हमारे साथ मौजूद थे, और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे होते हैं हुकूमत और माहीगीरों के दरमियान, और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिन पर काम होने की ज़रूरत है बहुत, क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा तबका है जो कि टैक्स पेयर भी है, लेकिन जो एक इनका बुनियादी हक है। अगर देखा जाए तो समुंदर में जाना, जाके अपनी जान को जोखिम में डालना, तमाम तर चीज़ें करना, उसके बावजूद भी जो है वो अगर इनको लेबर काउंट नहीं किया जाता तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये आपकी वो वाली इंडस्ट्री है जो आपको जो है बहुत बड़ी तादाद में जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके देती है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी भी है कि इस जो सेक्टर है उस पर भी ज़रा नज़रसानी करें, क्योंकि लाइफ स्टॉक की बात की जाए, फिशरीज़ की बात की जाए तो ये हमें बहुत सारा फ़ायदा जो है वो इन फ्यूचर दे सकती है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं माहीगीरों के हवाले से, उनके मसाइल के हवाले से कि किस तरीके से जो है वो तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नजमी आलम साहब, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर सिंध, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एंड ह्यूमन सेटलमेंट। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। फिर सबसे पहले मुझे बताइएगा कि माहीगीरों का ये जो तमाम तर इश्यूज़ हैं इनको हल करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, माहीगीरों के इश्यूज़ वही चीज़ें आ रही हैं जो पूरे मुल्क में आ रही हैं कि जी रेट बढ़ गए हर चीज़ के। अब वो रहते उनको जब जाते हैं समंदर में तो ऑयल, उनका पेट्रोल खर्च होता है, वो उसके रेट बढ़ने से वो मुतासिर हैं। उनका काफ़ी जो छोटे एक दिन जो लंबे अरसे के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको अपना फ्रीज़र भी चलाना होता है, वो भी जनरेटर से चलता है, वो इनका एक इशू है कि पेट्रोल दाम बढ़ने से हर आदमी, मैं और आप सारे मुतासिर हुआ है। बिल्कुल ऐसे है। तो वो भी मुतासिर हो रहे हैं। अब उसमें जो फैक्ट्रीज़ हैं जो उनसे, एक तो है कि हम वो बायर होते हैं जो शहर में लेके जाते हैं, एक बायर वो हैं जो कि
प्रोसेस करते हैं बाहर के लिए। अब उसमें ऑब्वियसली फिर उसकी वजह से जब कॉस्ट बढ़ेगी तो मछली की कीमत बढ़ेगी। मार्केट में वो जब लेके जाएंगे, ओपन मार्केट में जो शहर की मार्केट है या ये, यहाँ तो शायद वो प्राइस को थोड़ा बढ़ा के दे दें, लेकिन जो फैक्ट्रीज हैं वो अपना असेसमेंट करती हैं कि भाई हम पे भी लोड पड़ा है, बिजली के दाम बढ़ गए। अब वो एक बड़ा टिपिकल मसला है कि अभी आए थे मुझसे मिलने और उन्होंने मुझसे कहा था कि हम अपने इश्यूज आपको ला के देंगे कल। उन्होंने पहुंचाने थे लेकिन पहुंचाए नहीं। मैं चाह रहा था कि उनके वो इश्यूज अपने लेके आ जाएं तो फिर मैं मीटिंग करूं कि हम एज ए डिपार्टमेंट या एज ए गवर्नमेंट उनको क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं। अच्छा नजीम साहब, जैसे आपने बात की ना कि बीइंग अ गवर्नमेंट आप किस तरीके से उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा मसला माहीगीरों को जिसका सामना करना पड़ता है वो ये होता है कि गलती से या आप कह लें समंदर रफ होता है कि वो जो समुद्री सरहद है हमारी वो पार करके चले जाते हैं या वो पार हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद का जो एक सिलसिला है वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी दर्दनाक कहानियाँ होती हैं, वहाँ से डेड बॉडीज़ आ रही होती हैं। तो उस पर हुकूमती सतह पर क्या हो रहा है? वो माहीगीर जो गलती से सरहद पार कर लेते हैं। एक तो होता क्या है कि हमारा 2 जगह से ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं, एक सर्ट्रिक इंडिया साइड, एक बलूचिस्तान का बॉर्डर। वहाँ से बलूचिस्तान गवर्नमेंट इतराज़ करती है कि आपके ट्रॉलर यहाँ आ जाते हैं। तो हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट से तो हमने स्ट्रेट कहा कि भाई हम लाइसेंस देते हैं 12 नॉटिकल माइल तक, वो हमारी हदूद है। 12 से बाहर निकलेगा तो फिर वो हमारी या तो फेडरल गवर्नमेंट की हदूद में चला जाएगा या बलूचिस्तान। तो हमारा लाइसेंस 12 नॉटिकल माइल का है। अब अगर कोई डाकू यहाँ से जाके बलूचिस्तान में डाका मार ले तो क्या सिंध गवर्नमेंट तो जिम्मेदार नहीं होगी ना? तो हम उनको समझाते हैं आप ना जाएं। दूसरी, अच्छा, सर क्रीक की तरफ भी इनको मुस्तकिल हम समझाते हैं कि आप उस तरफ ना जाएं, लेकिन कभी कभी आप इनको गलती नहीं जानबूझ के भी जाते हैं कि वहाँ मछली ज़्यादा मिल जाएगी। वहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है सर क्रीक में कि इंडियन फिशरमैन भी आते हुए डरता है, लेकिन उसको अच्छा वो जगह थोड़ी सी कम फिशिंग होती है, तो फिर इसको पता है कि अगर मुझे यहाँ मौका लग गया तो मैं ज़्यादा फिश निकाल लूँगा। वो एक मसला है। हालांकि हमारा और इंडिया का एग्रीमेंट है कि फिशरमैन को 2 महीने में वापस करना है, लेकिन वो करते क्या है कि उनको फिशरमैन नहीं डिक्लेयर करते, उनको दहशतगर्द या स्मगलर कह के बंद करते हैं। दोनों तरफ से हो रहा है, जो बड़ा अफसोसनाक है। गरीब फिशरमैन चाहे वो इंडिया का हो या यहाँ का हो, वो ज्यादती है उनके साथ। अब हमने काम किया है, हमने कंपनी को हायर किया है, हम अब कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह थोड़े अरसे में कर लेंगे। हम अपनी शिप्स में ट्रैकर लगाना चाहते हैं, जो भी है वो ट्रैकर लगाओ ताकि हमारे पास पता हो हमें हमारी बोटें कहाँ जी, या कभी एकदम कोई अलार्मिंग आ जाता है कि तूफान आ रहा है एकदम। बाज़ औक़ात बोटें गई हुई होती हैं, हालांकि जो बोट के लोग हैं मैंने देखा है वो खुद उनको पता होता है कि तूफान आने वाला है, वो उधर के लोग हैं उस पानी में। तो हमारी, लेकिन हम फिर भी ट्रैकर लगा रहे हैं कि अगर आप बलूचिस्तान की हदूद में कोई जा रही है तो हम उसको यहाँ से वार्न करें कि आप बलूचिस्तान ना जाएं। सर क्रीक में आप अंदर ना घुसें, ठीक है? उसमें आप कुछ हमारे और इंडिया के अपने अपने व्यूज़ हैं। हम कहते हैं सारा सर क्रीक हमारा है, वो कहते हैं आधा सर क्रीक आपका है, लेकिन वो उसकी वजह से वो तो चले, वो कभी हल होगा, आई डोंट नो, या नहीं होगा। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अब ट्रैकर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं कि हम बोट में ट्रैकर लगवाएं और उसको हम फौरन मॉनिटर करें। अच्छा नजीम साहब, जैसे आप ये बात कर रहे हैं ना कि ये वाले मसाइल हमारे हमेशा पाकिस्तान इंडिया का ये ताल्लुक़ हमेशा से रहा है, लेकिन अगर हम बात करें अपनी एक्सपोर्ट की, हम देखते हैं कि जीडीपी में भी इसका रोल है। उसके बाद एक बहुत बड़ा हमारा ये सेक्टर है फिशरी का, बहुत बड़ी तादाद में जो है वो हम मुख्तलिफ ममालिक में इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि इससे हम इससे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं अगर ये वाली जो सिचुएशंस हैं, ये वाले जो मसाइल हैं, इनसे हम कोप अप कर लें? हम जो कुछ कमा सकते हैं ना फिशरीज से इस मुल्क को, हम उसका बहुत कम कमा रहे हैं। लास्ट ईयर की हमारी एक्सपोर्ट की $472 मिलियन। अगर हम अब देखिए, खाली सोर्स समंदर नहीं रह गया कि हम समंदर से एक हद तक ही ले सकते हैं ना कैश। अब हम सिंध गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और काफ़ी लोगों ने शुरू भी किया है कि फार्मिंग, आप श्रिम्प की फार्मिंग करें, क्रैब की फार्मिंग करें, फिश की फार्मिंग करें। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई बायोफ्लॉक्स की, जो आप 1 एकड़ में मछली निकालते हैं वो आप 20 बाई 20 के उसमें निकाल लेते हैं। अब हम लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि आप इस पे जाएं। खाली
समंदर से हम वो कैच नहीं ले सकते कि हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। फिर बीच में हमारे यहाँ EU का बैंड लग गया, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है हमारी 3-4 फैक्ट्रियों को उन्होंने क्लियर कर दिया। 2 फैक्ट्रियों ने और अप्लाई किया हुआ है जिनका लेवल बहुत अच्छा है। वो हमारे पास जितनी फैक्ट्रीज हमारी होती जाएंगी उनकी एक्सपोर्ट, वरना हम आमतौर पे चाइना एक्सपोर्ट करते हैं, हमें वो प्राइस नहीं मिलती है। अगर हम ये यूरोप जाएगी तो हमें प्राइस बहुत अच्छी मिली। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि जो चीज़ हमारे यहाँ मुल्क में बहुत अच्छी हो रही है, जैसे अगर हम चावलों की बात कर लें तो सियालकोट का चावल बड़ा अच्छा है। उसके बाद अगर हम ये मछली की बात कर लें तो लाइव स्टॉक की बात कर लें, बहुत बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हो, तो लेकिन उसमें भी जो है हम कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, मतलब दिखा देते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। तो वहाँ पर फिर हम देखिए, लेकिन हम वहाँ पर नुकसान करते हैं। अब आप देखें ना कि आपका नाम, मतलब एक आप पूरी दुनिया में अपना नाम खराब कर रहे हैं, जहाँ से आप जो है वो कमा सकते। देखिए, एक तो हमारे यहाँ मैं आपको बताऊं, हम अभी भी 200 साल पुराने हैं पिछले। बिल्कुल ऐसे ही, हम नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा ही नहीं रहे। अभी मैंने सीएम साहब से कहा है कि जो हमारा फिशरीज का बोर्ड है, इसमें मैं चाहता हूँ कि एक्सपोर्टर्स बड़े इसके मेंबर बने। हमने फिशरमैन को बनाया हुआ, ठीक है, वो फिशरमैन भी हमारी मोहतरम है, लेकिन उसकी अप्रोच या सोच वो नहीं है जो आजकल के मौजूदा दौर की। तो हमने उनसे कहा है कि अब उसमें हम चेंज कर रहे हैं कि एक्सपोर्टर्स को लाएं, ताकि वो हमें बताएं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है बाहर की दुनिया की, ताकि हम उस पॉलिसी पे चलें। सेकंड थिंग ये कि हम यूरोप का बैंड लगा या उसमें कोई इंडिविजुअल आदमी जो प्रोडक्ट कह रहा है उससे मेयार से कम देगा, वो फिर अपना भी नुकसान करता है, पूरा शिपमेंट उड़ जाता है उसका। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब जो हमारी फैक्ट्रीज अभी तक क्लियर हुई हैं वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं, उनकी चीज़ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है वो सब जगह। हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम अभी थोड़ी देर से EU को दोबारा बुलाएंगे। हमने हार्बर पे हमारे बहुत सारी खराबियाँ हो गई थी, अब हम उसके ओरिजिनल जो उसका मास्टर प्लान था उस पर लेके आ रहे हैं कि भाई हमें गंदगी सफाई की सूरत हाल पहले से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह 2-4 महीने में हम इसको कर लेंगे, फिर हम EU को बुलाएंगे। हमारे यहाँ हार्बर बहुत गंदा था, बहुत ज़्यादा, बहुत गंदा। ये भी, और साथ में नजमी साहब, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, भी ऐड कर लीजिएगा कि क्योंकि वो जो पूरी एक पट्टी है जहाँ पर ये माहीगीर रहते हैं, वहाँ पर भी आपको लगता नहीं है कि ये वो तबका है जो आपको मतलब इतना कुछ कमा कर दे रहा है, तो उसका कोई 0.1% उनको भी मिल जाए, एक बेहतर जिंदगी उनको भी मिल जाए, क्योंकि जिस हालत में वो लोग ये किया है। हमारी वो समरी मूव हो गई है, अभी लॉ में है, फिर उसके लेबर में अब चली गई है, लॉ से भी निकल के हम करने जा रहे हैं फिशरमैन को लेबर डिक्लेयर। फिर इनको बहुत से बेनिफिट्स मिलने लगी एज ए लेबर, EOBI के इलाज के, वो सारे हम इनको लेबर डिक्लेयर करने जा रहे हैं कि ये लेबर में गिने जाएंगे, तो फिर इनको बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे। उसमें अगर फिर ये होता है खुदा न खास्ता किसी को हादसा हो जाए तो भी मिलते हैं पैसे। फिर इनकी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन वो सारे सिंध को कवर नहीं करती, वो सिर्फ कराची के पे जो हार्बर को कवर करती है। तो वो जो इंटीरियर सिंध के हमारे हैं जो झीलों में शिकार करते हैं या इसके अलावा केटी बंदर है इधर से करते हैं, वो इसके बेनिफिशियरी नहीं है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको एक्सक्लूड करें, कि उन सबको हम ऑन बोर्ड करें। और हमें प्राइवेट सेक्टर के, हमारा काम है गवर्नमेंट का मछली हम नहीं पैदा करेंगे, हम फैसिलिटेट करें, गवर्नमेंट का यही काम है। अब हम मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं, सबको ऑफर कर रहे हैं कि आप आएँ हमसे 30 साल पे ज़मीन लें और आप फार्मिंग करें। अगर हम, क्योंकि जब तक हम ये फार्मिंग नहीं करेंगे, हमारे सिंध की जो स्लाइम ज़मीनें हैं जिस पे हम कुछ उगा नहीं सकते, वो बेस्ट हैं फिश फार्मिंग के लिए। ये अब हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई आप अपनी स्लाइम ज़मीन ज़ाया पड़ी हुई है ना, इस पे फिश फार्मिंग करो। अच्छा, ये अवेयरनेस नजमी साहब कहाँ दे रहे हैं? हमारे मुल्क का अलमिया है ये, स्पेशली सिंध में, कि हम बस कमरे में बैठ के जो है ना वो अवेयरनेस देते हैं लोगों में। अभी आपको अगर आप यहाँ से केटी बंदर तक जाएं या बदीन तक जाएं तो आपको कोस्टल बेल्ट पे अब आपको बहुत काम होता नजर आए। कई प्राइवेट लोग फैक्ट्री, ये काम प्राइवेट नहीं करना है, गवर्नमेंट ने नहीं फार्म बनाने, वहाँ पर अब ये अलकरम वाले बना रहे हैं, बहुत बड़ा फार्म उनका भी शुरू हो गया, रावा वाले हैं वो बना रहे हैं। अब लोग उस तरफ जा रहे हैं, हम से उनको ये फैसिलिटेट करते हैं कि भाई आपको जो टेक्निकल नॉलेज चाहिए कि भाई उसमें पानी को टेस्ट करना,
आप कौन सी मछली मुनासिब होगी यहाँ पर, ये फिर हमारी हैचरीज हैं उसमें हम उसका बीज या बच्चा जनरेट करते हैं। तो हमने सबको कहा हुआ है कि जो भी फार्म बनाएगा फर्स्ट जो उसका बैच होगा बच्चे का हम फ्री देंगे, ताकि उसको एक हेल्पिंग हैंड हो जाए। पहली दफ़ा में वो बच्चा ना खरीदे, फिर जब उसका वो बच्चा बड़ा हो के वो बेचेगा फिर वो अपना खरीदता रहे। अच्छा नजमी साहब, माहीगिरों से जब हम बात करते हैं उनका एक बड़ा शिकवा ये भी होता है कि वहाँ पर अगर वो समुंदर में फंस जाते हैं तूफ़ान के बायस या किसी और टेक्निकल मसले के बायस, तो वो कहते हैं वहाँ पर रेस्क्यू टीम्स मौजूद नहीं होती या पहुँच नहीं पाती वक्त पर, जिसकी वजह से कश्ती डूब जाती है और लोग जो है। देखिए एक तो पता सेटबैक क्या है, हर किश्ती जो शिकार पे जा रही है ना वो हमारी ये गमाड़ी से नहीं जा रही। हम अभी सर्वे करा रहे हैं, एक तारीखी तौर पे छोटी छोटी जेटीज बहुत सारी हैं जहाँ से लोग शिकार पे जाते हैं। अच्छा वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। अब मैं हम सबका सर्वे कर रहा है हमारा डिपार्टमेंट, हम उनको गवर्नमेंट उसमें ला रहे हैं। ठीक है, हम जेटी को ख़त्म नहीं करेंगे, वो एक गांव है उनकी अपनी जेटी है। हमने इसी तरह कई जगहों पे इनको फ्लोटिंग जेटी बना के दी है, जहाँ पक्की बड़ी जेटी नहीं बन सकती कि माल अपना उतार दें। अच्छा जब वो हमें पता नहीं होगा कि कोई बोट गई है तो हमें क्या पता कि वो फंस गए, या तो उनके पास वायरलेस सिस्टम हो कि वो बताएं। अब उनके पास वायरलेस सिस्टम नहीं है, वो खुद से जा रहे हैं। ये जो ट्रैकर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि अगर किसी बोट में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें पता चले। अभी हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है। हाँ अगर कोई देख लेती है किश्ती कि किश्ती फंसी है तो हेल्प कर देती है, तो उनके पास भी कोई सिस्टम नहीं है कि वो हमें इत्तला दे सकें। वही तो कह रहा हूँ, हम 200 साल पुराने हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नजमी आलम साहब मौजूद थे। अब यहाँ पर जो है जब हम बात कर रहे होते हैं माहीगिरों के हवाले से, शुरू से लेकर आखिर तक हम यही देख रहे होते हैं कि हमने जब से होश संभाला है तब से माहीगिरों को इसी हालत में देखते आए हैं कि यही हो रहा है और इसी तरीके से काम हो रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि जब बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पेपर पर लाई जाती हैं और उसके बाद उन पर अमल दरामद हो रहा होता है। नजमी साहब ने भी हमें कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन उनको बेहतर किया भी जा रहा है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम पीछे जाने के बजाय आगे अगर चलेंगे तो हम अपने आप को कह सकते हैं कि हमारा शुमार भी उन ममालिक में हो रहा है जो कि अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर कर रहे हैं। और इसी तरीके से जब आपके मुल्क में जो है आप एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं, आपके मुल्क में जब पैसा आता है, जब आपका मुल्क स्टेबल होता है, तो फिर ये जो महंगाई और इस तरह की चीज़ें होती हैं ये बहुत हद तक कम हो जाती हैं और आप भी कुछ अरसे बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारा शुमार भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में होगा उस वक्त जब हम इस तरह के सेक्टर्स को बेहतर करेंगे। ये हमारे वो सेक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान को सरमायाकारी ला के देते हैं, ये वो सेक्टर्स हैं जो कि कौमी ख़जाने को भी मदद करते हैं। कब पाकिस्तान की बात करें, कराची की बात करें, तो यहाँ पर भी जो है वो एक बड़ी भारी जो है वो हमारे पास अमाउंट आ रही होती है। इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।